गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेक हॉस्पिटल चलाते हैं, मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा में। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमको ओपीडी में आके पूछते हैं प्रेगनेंसी में सर पपीता खाना चाहिए, पाइनएप्पल खाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में 2-3 लोगों के लिए खाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल दिवेल लास्ट टाइम पे लेना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हमको बढ़ाने हो तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे सवालों के जवाब हम लोग एक दूसरे को पूछेंगे और हम देने की कोशिश करेंगे। सपना, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी जो ओपीडी रहती है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे सवालों के साथ आते हैं और उस समय हम इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आंसर नहीं कर पाते और कुछ सवाल तो उनको घर जाके याद आते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल और हमारी वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं जो आप कभी भी किसी भी समय घर पे सुन सकते हैं। जैसा कि सपना ने बोला, हम लोग ओपीडी में ट्राई करते हैं कि सारे पेशेंट्स लोगों के सब क्वेरीज, डाउट्स, मिथ्स, फैक्ट्स हम लोग सॉल्व कर सकें। पर 2-5 मिनट की मीटिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग पेशेंट्स को ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप लोग प्लीज़ एक कागज़ पे अपनी क्वेरीज लिख के लाएं। और यूजुअली पेशेंट्स लिखते नहीं हैं और जैसा उसने बोला सपना ने कि घर पे जाके उनको याद आता है। तो एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे ज़्यादा मेरे को ओपीडी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या गर्म और ठंडा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। सपना, इस बारे में आप क्या क्या बोलेंगे? गर्म ठंडा क्या होता है? ये बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत ज़्यादा कि बस प्रेगनेंसी का न्यूज़ आया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, डॉक्टर के पास आए और बस मैडम आप हमें बताइए कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बहुत ही कॉमन सवाल है। अभी हमारे ट्रेडिशनल वाइज और रिलीजन वाइज कई बार बहुत सारे घरों में वहम भी रहते हैं कि भाई बच्चा रुका है तो बाल नहीं धोना है या डाई नहीं लगाना है या फिर पपीता नहीं खाना है। ये सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, लेकिन हमारा उसका साइंटिफिकली ऐसा कोई लॉजिक नहीं रहता है। ख़ास तौर से जो पपीता और पाइनएप्पल है उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पेपेन करके सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर हाई क्वांटिटीज़ में अगर कंज्यूम करा जाए तो वो अबॉर्टिफिशिएंट मतलब प्रेगनेंसी में अबॉर्शन को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा उनका हमने मेडिकली साइंस में पढ़ा है। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ कि जब प्रेगनेंसी है तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। घर में पेरेंट्स है, इन-लॉज है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। इसलिए हमको ट्रेडिशनली घर के कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। बाकी साइंटिफिकली इसका बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। और जब डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी के 4-5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले, तब हम पेशेंट्स को ज़रूर बोलते हैं कि अब आप थोड़ा पपीता खाना शुरू करिए ताकि वो डिलीवरी का लेबर पेन चालू करे। आप क्या बोलेंगे? मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, खाली दिमाग ठंडा और गर्म होता है, खाने पीने की चीज़ें ठंडी गर्म नहीं होती हैं। लेकिन जैसा सपना ने बोला, यूजुअली हम लोग पपीता और पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने का नहीं बोलते। किसी ने गलती से खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरू के 3 महीने हर एक लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट को कब पता चलेगा एक लेडी को कि उसको प्रेगनेंसी है, कैसे पता चलेगा? जैसे आपने वो 3 महीने का बोला, मैं यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी को हम लोग 9 महीने में डिवाइड करते हैं और हम लोग एज ए डॉक्टर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले 3 महीने, फिर चौथे, 5वें और 6ठे महीने को हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और 7th, 8th और 9th जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जो उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इनको डिवाइड करने का यही कारण रहता है कि इस समय की जो कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट जो महसूस कर रहा होता है और खाने पीने का उनका जो सिस्टम होता है और हमारे भी जो मेडिसिन और दवाई और मैनेजमेंट है वो टोटली तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग होते हैं। इसलिए हम हमेशा ट्राइमेस्टर वाइज बात करते हैं। अब जैसे आपने पहला सवाल पूछा है कि कैसे पेशेंट को पता पड़ेगा कि उनको प्रेगनेंसी है। अब इसमें ये मैं बात बोलूँगी कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, जो पीरियड्स की साइकिल्स होती हैं, कुछ लोगों की एकदम ही रेगुलर होती है। 28 डेज साइकिल हो सकती है, 30 या 32 डेज साइकिल्स हो सकती है। तो जब भी उनका पीरियड मिस होता है, लाइक उनकी जो आने वाली एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है, अगर उसे 3 से 4 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं और कई लोगों को तो घबराहट और एसिडिटी और उबके जैसे भी आने लग जाते हैं और पीरियड्स अगर एकदम रेगुलर है तो पेशेंट को खुद ही पता लगने लग जाता है लेडी को कि शायद मुझे प्रेगनेंसी रह गई है। लेकिन खास तौर से जिनके पीरियड्स इरेगुलर है तो उनके लिए है ना, उनको नहीं पता पड़ता है। लेकिन कभी भी आपकी पीरियड तारीख से अगर हफ्ता 10 दिन मिस हो रहा है या जिनके रेगुलर साइकिल से उनको 4 दिन भी मिस हो रहे हैं तो आप घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। बहुत कॉमन टेस्ट है, हर जने को पता है। या फिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी आप आके उनसे कन्फर्म करवा सकते हैं। कभी कभी वो प्रेगनेंसी किट में एक डार्क लाइन आती है और एक हल्की लाइन आती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? प्रेगनेंसी है या नहीं है तो उसको में क्या करेंगे फिर? जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी किट
और इसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम अर्ली मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं और एक लाइन जो कंट्रोल की लाइन है वो तो कंपलसरी आना ही चाहिए। अगर वो कंट्रोल की लाइन नहीं आ रही है तो वो टेस्ट किट बराबर नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक लाइन आ रही है और दूसरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डार्क लाइन आ रही है तो वो कन्फर्मेशन देता है कि येस बॉडी में प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर कभी कभी हल्की लाइन आ रही है तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया, जिनको पीरियड्स इरेगुलर है, अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो उनको पता नहीं पड़ता है तो बहुत शुरुआत की प्रेगनेंसी हो, क्योंकि इस टेस्ट से हम बीटा एससीजी करके एक हार्मोन को टेस्ट करते हैं। अगर उसका लेवल बॉडी में उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जो हमको एकदम डार्क लाइन लाए तो वो हल्की लाइन आएगी। लेकिन वो फेंट भी हम फेंट पॉजिटिव के नाम से अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट करते हैं। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी, घर में आप जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसको आप अपने पास रखिए, उसको करके तुरंत 5 मिनट्स में डस्टबिन में मत डालिए और वो किट को अपने डॉक्टर के पास भी लेके जाइए, क्योंकि हमारे लिए वो फेंट लाइन भी हमारे लिए ओवरऑल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अर्ली हमको प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे कब पता चल सकता है? पेशेंट मेरे पास आया, 1 महीना जी। 4 दिन उसको चढ़ा है, हाँ जी, 34 डेज़ का LMP है उसका, तो प्रेगनेंसी हमको पता चल सकता है? फिर से वही बात आ गई कि पीरियड्स अगर रेगुलर और 4 दिन ऊपर चढ़े तो हमारे लिए सोनोग्राफी पे दिखने के लिए जो मैंने बीटा एससीजी हार्मोन लेवल की बात करी है उसका कम से कम 1500 से 2000 के लेवल का अगर बॉडी में लेवल है तो वो हमको सोनोग्राफी में एक छोटे से डॉट ब्लैक आकार, जिसको हम GS जेस्टेशनल सैक के नाम से जानते हैं, वो हमको दिखने लग जाता है। लेकिन अगर वो लेवल आपका बहुत कम है, शायद लाइक आपको देर से प्रेगनेंसी रही है, जैसे ओव्यूलेशन कब हुआ है ये कोई भी बता नहीं सकता है। कभी कभी ओव्यूलेशन 10वें दिन पे भी हो जाता है, 14वें दिन पे भी होता है और कभी कभी 28 डे तक भी होता है। जिनको PCOS वगैरह रहते हैं उनको ओव्यूलेशन लेट होता है, तो प्रेगनेंसी देर से रही है तो बीटा एससीजी हार्मोन अगर 1800 तक 1500 तक पहुंचा ही नहीं है तो हमको सोनोग्राफी में नहीं दिखेगा, लेकिन वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव बताएगा और वो हल्की लाइन बताएगी। तो उस तरह के केसेस में हम लोग और 4 से 5 दिन वेट करते हैं। और इस पॉइंट के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस, एक जो खुद सोनोग्राफी मशीन से खुद चेक करते हैं और एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बाहर रेफर करते हैं सोनोग्राफी कराने के लिए। तो जैसे मैं हूँ, हम लोग हैं, हमारे हॉस्पिटल में हम खुद सोनोग्राफी करके देते हैं। कई बार पेशेंट प्रेगनेंसी मिस करके भी आता है तो बोलता है मैडम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरे पास सोनोग्राफी मशीन है, मैं पहले सोनोग्राफी से चेक कर लेती हूँ। अगर उसमें मुझे डाउट है या उसमें मुझे प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बोलती हूँ। एक और बात ये, हमको बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमने UPT किया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, तो सोनोग्राफी करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहली सोनोग्राफी हमको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या फिर इंट्रायूट्राइन है। एक्टोपिक का मतलब है प्रेगनेंसी नली में रुकी है या फिर इंट्रायूट्राइन है। अगर वो नली में रुकी है तो प्रेगनेंसी टिक नहीं सकती और माँ के लिए डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए हम लोग उसको तुरंत अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से कुछ साल पहले तक जब लोग सोनोग्राफी रूटीन नहीं करवाते थे तब लोगों का ऐसा मानना था कि 3 महीने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। हम लोग पहले 3 महीने के बाद इस सेशन में होने वाली तकलीफ़ों का खास जिक्र करेंगे। बहुत सारे सपना लोगों ने फिल्मों में देखा है कि प्रेगनेंसी पता चलती है कि वो लेडी करती है ऐसे, उल्टी हुई, तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ी, वॉमिटिंग हुई, मतलब प्रेगनेंसी है, वो माँ सासू ऐसा बोलती है। उसको लेमन लैंग्वेज में मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। ये क्या होती है और क्या ये मॉर्निंग में ही होती है, इवनिंग में नहीं होती किसी को? मॉर्निंग सिकनेस ये वर्ड है क्योंकि सुबह सुबह जब नींद से जो प्रेग्नेंट महिला गर्भवती स्त्री उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एसिडिटी, छाती में जलन होती है और बेसिकली ये क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं और कुछ खाया पिया नहीं जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये मॉर्निंग में जो घबराहट होना या उल्टी होना, उसको हमने एक नाम दे दिया है मॉर्निंग सिकनेस। बट ये पूरे दिन भी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार कुछ लेडीज़ हम मेरे पास ऐसे आती है कि मैडम हमको कुछ है ही नहीं, लेकिन हमको 2 महीने से पीरियड नहीं आया और फिर बाद में पता लगता है कि उनको काफ़ी प्रेगनेंसी है, 10 वीक्स की भी निकलती है, 8 वीक्स की भी निकलती है, बोले मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ही वेरिएबल चीज़ है। कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम हाइपरेमेसिस के नाम से जानते हैं और कुछ महिलाओं में बहुत बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको बिल्कुल एक उल्टी या घबराहट कुछ भी नहीं होती है। तो ये जो बात मैं बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में घबराहट होना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी नहीं आना, अगेन थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है, रसोई में तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना, वीकनेस रहना, चक्कर आना, कमर दुखना, ओवरऑल बॉडी में नींद ज़्यादा आना, तो ये सारे सिम्टम्स को हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। बस
ये पूरे दिन होती है। कि किसी को हो रहा है तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, दवाइयाँ क्या लेंगे, क्या डाइट लेंगे, क्या खाना क्या Right. नहीं खाना। अभी हम मैं मान के चल रही हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें कंफर्म्ड है कि भाई वो Pregnancy जाके है। प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, डॉक्टर के पास विजिट हो चुकी अभी है। हमारा कंफर्मेशन हो गया, अब हम आगे Yes. पेशेंट वॉमिटिंग करके जी, आया जी। है, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, ये जो चीज़ें होती है तो हमारे पास जब पेशेंट शुरुआत में ही आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो होता है ना, जैसे जैसे बॉडी में बीटा एसएजी हार्मोन का जो लेवल बढ़ता है उसके साथ ये सिम्टम्स राइज होते हैं। तो जो ये बीटा एसएजी हार्मोन होता है वो 10 to 12 वीक्स पे पीक करता है। हम लोग हमेशा हफ्ते में बात करते हैं, लेकिन हालांकि सब लोगों को महीना ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन एज ए डॉक्टर और ऑब्स्टेट्रिशियंस हमको सब वीक्स में ज़्यादा पता पड़ता है। तो 10 to 12 वीक्स तक ये पीक करता है हार्मोन, और फिर 10 to 12 वीक्स के बाद वो वापस डाउन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से महिला को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, भूख भी लगने शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। तो पहले 3 महीने सबसे ज़्यादा रहता है, तीसरे महीने में सबसे ज़्यादा पीक करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है, बट जैसे मैंने बताया कि घबराहट वगैरह ये सब होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, 8 से 10 बार आपको खाना है, हर बार थोड़ा थोड़ा खाना है, और एक साथ 2 रोटी, एक साथ 1 रोटी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का रूल तो हमको भूल ही जाना है पहले 3 महीने में। आपका जब मन कर रहा है तब खाइए, हर बार थोड़ा खाइए, और एक कटोरी का रूल हम दे देते हैं, एक कटोरी में जितना आए बस उतना खाइए। आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये बहुत बढ़िया बोला आपने, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड। ये इसके बारे में 2 मेन चीज़ें हैं। बीटा एससीजी के कारण ये वॉमिटिंग होती है, और हाइपोग्लाइसीमिया, फॉल इन ग्लूकोज के कारण वॉमिटिंग होती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे कुछ खाए पेशेंट, तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बना रहता है। और एक विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाइपरेमेसिस, नॉजिया, वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में काम करता है। एक बात मैं इसमें ऐड करूँगी कि आपसे अगर कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये जो आप टॉपिक पे आए हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ होती है, तो इनफैक्ट सास ससुर भी हुए या हस्बैंड भी हुआ या मम्मी पापा भी हुए, उनको लगा कि अब हमको ऐसा क्या खाना देना है कि मतलब बच्चा एकदम पौष्टिक खाना हमको माँ को देना है। बट मैं हमेशा उनसे, सास से और माँ से भी यही सवाल पूछती हूँ कि उनको भी प्रेगनेंसी रही है और सबको पता है कि पहले 3 महीने में घबराहट होती है और कुछ खाया नहीं जाता है। और सबसे पहला सवाल तो मेरे पास यही होता है, मैडम आप इसको बोलिए दूध नहीं पीती है, कुछ खाती नहीं है। बट ये तो हमको भी पता है कि वो खाया नहीं जाता है। हम बोलते हैं ठूसो मत, उसको जो खाना है खान दो, उसको जी। जो अच्छा लगे खान दो। थोड़ा सा अवॉइड करने की क्या चीज़ें, तीखा तला हुआ स्पाइसी फूड्स नहीं देते, बाकी जो भी उनकी इच्छा हो वो खा सकते हैं। अच्छा चलो, ये डाइट से नहीं हुआ, हमारा मैनेजमेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड से नहीं हुआ, जी, फिर जी। कुछ मेडिसिन इंजेक्शन डेफिनेटली देते जब वो हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग फॉलिक एसिड, जैसे आपने बोला विटामिन B12, इमीडिएटली अगर उनका पहले से फॉलिक एसिड चालू है कंसीव करने के पहले से, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसको कंटिन्यू करना है। और अगर नहीं है तो इमीडिएटली हम लोग फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 की तो अब तो जीभ के नीचे रखने की टैबलेट्स आ गई हैं जो अपने आप सब लिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन डॉक्सिलामीन करके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ये नोजिया की जो फीलिंग है और ये सिकनेस को कंट्रोल करते हैं, वो हम ऐड ऑन करते हैं। अगेन आप विटामिन डी एक नई बात है, जो सारी मदर्स विटामिन डी में डेफिशिएंट होती हैं, ये सब हम उनको बेसिक सा देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर घंटे, हर 2-2 घंटे में 1 चम्मच चीनी या ड्राई ग्लूकोज, क्योंकि कई बार क्या होता है पानी पी के भी वॉमिट हो रही है, तो इसलिए ग्लूकोज। और मैं हमेशा बोलती हूँ खट्टी मीठी गोलियाँ, 4-5 तरह की खट्टी मीठी गोलियाँ आप घर में रख दीजिए, लॉलीपॉप जैसी भी रख सकते हैं, और वो मुंह में डाल के रखने से मुंह का टेस्ट भी बना रहेगा, ग्लूकोज भी मिलता रहेगा, और ओवरऑल महिला को बहुत अच्छा फील होता रहेगा। इन सब के बाद भी अगर वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होता है टैबलेट से भी, फिर क्या करते हैं? वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग वॉमिटिंग की दवाइयाँ होती हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगेन पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, पूरा 2-1 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, कुछ बॉडी में जा ही नहीं रहा है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को कई बार उनको एडमिट करके वेनफ्लॉन या सुई डाल के उनको बॉटल भी चढ़ाना पड़ता है, ग्लूकोज का बॉटल जो हम बोलते हैं, प्लस कभी कभी मल्टीविटामिन इंजेक्शंस और विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। मतलब इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग OPD बेस्ड मैनेजमेंट पे पहला डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, उससे नहीं कंट्रोल में आता है तो टैबलेट्स देते हैं, उससे भी नहीं कंट्रोल में आता है तो SOS बेसिस पे जब ज़रूरत पड़े तब हम लोग OPD बेस पे इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे भी नहीं कंट्रोल आता है तो 1-2 दिन एडमिट करके IV फ्लूइड देते हैं। जैसा भी होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि 3 महीने का टाइम निकल इसमें मैं जाए। आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स बहुत फंसी होते हैं, हमने ट्रीटमेंट दिया लेकिन उनको उतना बराबर हुआ ना, तो वो डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। बहुत
बहुत कॉमन चीज़ है। डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं हमारी भाषा में। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा फेज़ है जिसको आपको कैसे भी करके निकालना है। हंस के निकालो, रो के निकालो, खुश होके निकालो, कैसे भी और निकालो। यहीं पे हम जो हाइपर एमेसिस की बात कर रहे थे कि मैंने बोला जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, और ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आवर हार्ट। इन्होंने भी मुझे देखा है, और मैंने वो मैं आऊँगा उस टॉपिक को बाद में बात हम वो उस पर बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब डॉक्टर चेंज करने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, क्योंकि ये जो बीटा एससीजी का जो टाइम है वो हमको कैसे भी निकालना है, और छोटा छोटा अपने खाने पीने में चेंज करके हम वो कंट्रोल में कर सकते हैं। इस सब करने के बाद भी अगर वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं आता है तो हम लोग थायराइड हार्मोन एक रिपोर्ट करवाते हैं, हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस करके। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो भी उस वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, अगर ट्विंस होता है तो भी वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। ये दो चीज़ें हम लोग रोल आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक हम लोगों को बहुत ज़्यादा पर्सनली हमारे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मैडम की दोनों प्रेगनेंसी में बहुत सीवियर हाइपरेमेसिस हुआ था और उनको बॉटल पर ही रखना पड़ता था। तो हमने डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए, हम दोनों खुद डॉक्टर्स बाद में डिसाइड किया कि जैसा होना है वैसा उसको सहन करना है। 13-14 वीक्स बाय ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स वर बेटर, और सब में लगभग अच्छा हो जाता है। हर उस महिला को इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज़ है, उस समय आप हिम्मत मत हारिए, और फैमिली का और हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। सिर्फ अपना हाइड्रेशन आपको बना के रखना पड़े, और ग्लूकोज। कई बार वो पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हम कुछ खा पी नहीं रहे, उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप बताइए इस बारे में। और कई बार ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम पहले 8 वीक्स और 9 वीक्स में पेशेंट मुझे पूछता है कि बच्चे का वज़न कितना है। पहले 8 या 9 वीक्स में मुश्किल से आधा ग्राम 1.5 ग्राम बच्चे का वजन होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को वजन माँ का घटता है, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही, कुछ खा नहीं रहे, तो वजन घटता है। पहले 3 महीने में हम लोग वैसे भी वजन बढ़ने का एक्सपेक्ट नहीं करते, मुश्किल से आधा किलो या 1 किलो वजन बढ़ सकता है। चलो, ये तो हमारी हाइपरेमेसिस की बात हुई, हमने इस बारे में काफ़ी बात कर लिया। अब ये बात करते हैं कि पहले ज़माने में लोग चौथे महीने में आते थे, अभी हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि शुरू में जितना जल्दी हो सकता है आपको गायनेक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा क्यों, और कौन सी दवाई चालू करते हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ जी, जैसे हमने बात करी, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बोलूँगी कि जो मैं खुद सोनोग्राफी करती हूँ, अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास 4 दिन 5 दिन मिस का होता है तो मैं सीधे उनके सोनोग्राफी, एंड दैट इज़ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल मतलब जो सोनोग्राफी हम वेजाइना से नीचे से करते हैं। आई टेल यू, इट इज़ अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इसमें कोई पेन नहीं होता है। पुराने ज़माने में हम हाथ डाल के चेक करते थे, जिसको परवेजाइनल एग्जामिनेशंस बोले जाते थे। आज हम सिर्फ सोनोग्राफी का प्रोब डालते हैं और उसमें कुछ नहीं दिखता है। ऑफकोर्स जिनका पहला बच्चा है, अभी नई शादी है, उनको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार वो करवा लेते हैं तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और पहले 3 महीने तक हम नीचे से सोनोग्राफी करते हैं, और इसमें बच्चे का हम इंटरवल ग्रोथ असेस करते हैं। तो हमारे लिए सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने शुरू में बात करी कि हमको बच्चा बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म करना है, सिंगल है कि मल्टीपल है, एक बच्चा है कि ट्विंस है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज। और ख़ास तौर से जो लोग अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने IVF प्रेगनेंसी से, उनमें तो खास ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार वो चीज़ कंफर्म हो जाती है, और जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो लोग तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 पे होते ही है, लेकिन विथ इमीडिएट इफेक्ट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, ये 3 विटामिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे शुरू में हमने बात करी, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, थायराइड TSH, ये बेसिक टेस्ट हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि पहले 8 to 10 वीक्स में बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है और इसमें न्यूरो डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उस समय बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड करता है उसके थायराइड के कंसंट्रेशन के लिए, अगर माँ हाइपोथायराइड है या माँ में थायराइड की कमी है तो बच्चे में भी वो कम होगा। इसी अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे लिए थायराइड लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि हमको थायराइड की कोई दवा इस पेशेंट में चालू करनी है कि नहीं। हम लोग पहले 3 महीने में कभी कभी जैसे वो एस्पिरिन की दवाई देते हैं जी, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं सर ये क्यों दे रहे हैं। हाँ जी, उसका आप बताएंगे कुछ, एस्पिरिन क्यों देते हैं हम लोग? एस्पिरिन एक खून पतला करने की दवाई होती है, और वो क्या करती है, ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ाती है, यूट्रस में बच्चे का ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टडीज़ इसको प्रूव कर चुकी है कि 7वें 8वें महीने में कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा BP बढ़ने लग जाता है। और ऐसा कुछ नहीं कि 30 साल बाद वाली महिला को ही आएगा, इवन 19, 20, 22 साल की प्रेगनेंसीज जो मदर्स 22 साल की हैं उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। और 34 वीक्स के पहले अगर किसी भी बच्चे की डिलीवरी करानी पड़े माँ को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा BP बढ़ रहा है, तो बच्चा हमारे हाथ में नहीं आता है।
इसलिए वो टाइम को पोस्टपोन करने के लिए अगर ये टैबलेट्स पहले से ली हो तो जो प्लेसेंटा फॉर्म होती है, गुजराती में इसको मैली बोला जाता है, जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अगर प्रॉपर होगा तो ओवरऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लड फ्लो बना रहेगा। और अगर बीपी होना भी है या सूजन होनी भी है तो हम उसको डिले कर पाते हैं जब तक कि बच्चे का लंग मेच्योरिटी, जैसे मैंने बात करी 34 वीक्स में बच्चे का सांस लेने की क्षमता वो डेवलप हो, तब तक हमको वो प्रेगनेंसी खींचना ज़रूरी है। मतलब एस्पिरिन लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स लगभग होते नहीं हैं, और होने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में वो या तो डिले करता है या फिर प्रिवेंट करता है, या फिर अगर वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमाइज, बहुत कम करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स, लेडीज़ बहुत फंसी होते हैं, वो ठंडक की टैबलेट्स नहीं रखनी, वो बोलते हैं कि सर इसके लिए कुछ आप गोली दे दें, तो कैप्सूल कब देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, और अगर वो नहीं तो गोली क्यों? प्रोजेस्टेरोन जैसे आप बात करें, इट्स हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रो मीन्स फॉर, जेस्टेरोन मीन्स प्रेगनेंसी, फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए होता है वो, राइट। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है एक हार्मोन होता है। अब जैसे कोई प्रेगनेंसी है जो 35 ईयर्स प्लस है या 40 ईयर्स प्लस है, ट्विन प्रेगनेंसीज है, IVF प्रेगनेंसीज है, तो उनमें तो ये कंपलसरी हार्मोन सपोर्ट, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग चालू हो गया है, तो उन सब चीज़ों में तो प्रोजेस्टेरोन बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अब पहले 3 महीने में अभी हमने बात करी कि उल्टी, उबका, नोजिया इतना सारा हो रहा है, फॉलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट बोल दिया हमने, विटामिन B12 भी बोल दिया, विटामिन D भी बोल दिया, पेशेंट वैसे ही कुछ खा नहीं पा रहे हैं, उसके अलावा थायराइड या डायबिटीज़ की चालू हो तो वो भी लेनी और पड़ेगी, ब्लड प्रेशर भी होता है कितने सारे पेशेंट्स को। तो ये जो रखने की वेजाइनल टैबलेट्स बोलते हैं, इसको हम वेजाइनल टैबलेट्स बोलते हैं, मासिक की जगह, महीने की जगह पे हम इसको रखने का बोलते हैं। इससे उनका खाने का गोली कम हो जाता है और ये डायरेक्ट यूट्रस पे उसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो गोली हम खा रहे हैं वो लीवर के प्रोसेस के थ्रू जाती है, तो उससे उसका ओवरऑल इफेक्ट, बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो जो रखने की गोलियां हैं दे आर फार बेटर, थोड़ी मैसी होती हैं बट थोड़ा अगर हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से वो मैनेज करा जाए, बट ये उनके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि उनका जो खाने की गोलियों का लोड है वो कम हो जाएगा। चलो, पहले 3 महीने में पेशेंट आया तो हम लोग कितनी बार इंटरवल पे बुलाते हैं? जैसे आज पेशेंट आया तो अगली बार कब बुलाएंगे? 3 महीने में कितना विजिट होना चाहिए उनका? हाँ जी, इसमें है कि आपका नॉर्मल केस है, IVF प्रेगनेंसीज है, ट्विन प्रेगनेंसीज है, या फिर ऐसी प्रेगनेंसीज है जिनमें डायबिटीज़ ऑलरेडी है या ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, एल्डरली एज है, एनीथिंग लाइक अबाउट 35 और 40, तो ये हमको डिवाइड करता है। इससे सबसे पहली बार जब लेडी हमारे पास आ रही है तो हम लोग उसका एक बहुत अच्छा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि उसका पहला प्रेगनेंसी है कि आगे के सिजेरियन से, पिछली प्रेगनेंसी के बारे में भी हम सब कुछ पूछते हैं कि बच्चा कैसा हुआ, 9 महीने तक हुआ कि नहीं, कोई अधूरे महीने उनकी डिलीवरी तो नहीं हो गई थी, कोई ब्लीडिंग का एपिसोड था डिलीवरी के समय, ब्लड प्रेशर, सूजन, डायबिटीज, राइट, ये सब हम पूछते हैं। और उस हिसाब से ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम लोग के माइंड में और फाइल में हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। अब जैसे अगर बिल्कुल ही नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यंग पेशेंट, नेचुरली कंसीव्ड, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, वो हमारे पास आई, मैंने सोनोग्राफी करी, हमको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन दिखा, और तो हम लोग उनको 10 to 15 डेज में बुलाते हैं। एवरी टाइम हमारी प्रेफरेंस रहती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 15 डेज में उनको बुलाते हैं क्योंकि बच्चे का इंटरवल ग्रोथ, फीटस का हमको मॉनिटर करना होता है, और हमारे सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं, जेस्टेशनल सैक हुआ, यॉक सैक हुआ, फीटल पोल हुआ, फीटल कार्डिक एक्टिविटी हुई, तो ये सब हम लोग मॉनिटर करते हैं। एंड हम लोग ये मासिक की तारीख को लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट जैसे ही आए, मैडम कितने हफ्ते हुए, मैडम कितने हफ्ते हुए, बच्चे का धबकारा आ गया कि नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन हमारे लिए मासिक की तारीख इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आज मैंने अगर चेक करा है और आज जो उसका सोनोग्राफी पे फाइंडिंग है और 10 दिन के बाद जब मैं बुला रही हूँ तो उसमें जो आगे फाइंडिंग में कितना ग्रोथ हुआ है, वो इंटरवल ग्रोथ, दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। पिछली बार से इस बार में अगर फीटस में ग्रोथ हुई है तो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है ये, हम लोग मासिक की तारीख के ऊपर नहीं जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत सारे पेशेंट ऐसा मेरे को पूछते हैं, सर बच्चे का हार्ट बीट कब आता है? यस, हार्ट बीट जैसे अभी हम बात ही करें 6 वीक्स में भी आ सकता है, 7 वीक्स तक भी आता है, और 8 वीक्स तक मैक्सिमम हम वेट करते हैं, क्योंकि क्या है, कई बार प्रेगनेंसी लेट से कंसीव होती है, जिनकी शॉर्ट साइकिल्स है उनमें जल्दी आ सकता है, बट इतना हम नहीं जाते। इंटरवल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले GS, देन अगले इंटरवल ग्रोथ पे YS और फीटल पोल हमारे लैंडमार्क्स होते हैं, दीज आर सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स, एंड देन वी लुक फॉर फीटल कार्डियक एक्टिविटी।
यूजुअली 6 वीक्स पे हार्ट बीट आ जाना चाहिए। राइट। 7 वीक्स तक वेट करते हैं, अगर नहीं आता है तो पेशेंट को पूरा प्रोग्नोसिस समझाते हैं कि प्रेगनेंसी का विकास शायद अच्छा नहीं होगा, और वो फाइल पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों को आइडिया आए। ऐसा बोलते हैं कि 80% पेशेंट्स में अगर वो फीटल हार्ट रेट 6 वीक्स पे आ जाता है तो वो प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाती है, और 90% पेशेंट में अगर 12 वीक्स कंप्लीट होता है तो वो प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाती है। कल मेरे पास पेशेंट आया, पहले 3 महीने में उसको ब्लीडिंग हो रही थी, फ़ोन करके आया, ब्लीडिंग हो रही थी। तो क्या वो एबॉर्शन हो जाएगा? पेशेंट बहुत घबराई हुई थी, मेरे को क्या करना चाहिए? जी। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि तुरंत हम उनको बुला लेते हैं और हम लोग उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि भाई कैसे उनका ब्लीडिंग चालू हुआ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्लीडिंग, उन्होंने कोई हैवी वर्क कर लिया था, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, या फिर कोई फॉल की हिस्ट्री कि कहीं वो गिर गए हैं, बाथरूम में फिसल गए, तो ये सब हमको जानना ज़रूरी है। अगेन ये सब कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि ब्लीडिंग में निकल गई, क्योंकि पेशेंट को कई बार नहीं पता होता है कितना ब्लीडिंग हुआ है, क्योंकि वो टॉयलेट में गए, कुछ गुट्ठा सा निकल गया, बल्क सा प्रोडक्ट्स निकल गए, उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या, तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि अंदर प्रेगनेंसी है। और जो लास्ट टाइम हमारा जो सोनोग्राफी पे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उस हिसाब से, सपोज अगर पहले कार्डियक एक्टिविटी आई हुई है और आज ब्लीडिंग के साथ कार्डियक एक्टिविटी डिसअपियर हो गई है, तो वो मतलब प्रेगनेंसी हमारी बिगड़ गई है। और अगर कार्डियक एक्टिविटी है और बच्चा ग्रो कर रहा है तो इमीडिएटली, हमने अभी प्रोजेस्टेरोन की बात करी, हम उनको समझाते हैं कि ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन होने का चांस है, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं, और इमीडिएटली हम उनको सारा सब समझाते हैं कि हाई डोज प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस के फॉर्म में भी है, वेजाइनल टैबलेट्स भी है, खाने की गोलियाँ भी होती है, कंप्लीट आराम समझाते हैं ताकि उनका जो टेम्प्रेरी ब्लीडिंग का फेस है वो रुके, कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो हम चेक करते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है इस समय। मतलब सारी प्रेगनेंसीज जिनको ब्लीडिंग होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एबॉर्शन हो जाए, लगभग 30% प्रेगनेंसीज में ही एबॉर्शन होता है, बाकी 60 to 70% प्रेगनेंसीज में वो प्रेगनेंसी हम लोग खींच सकते हैं सोनोग्राफी करके और विद प्रॉपर रेस्ट और प्रोजेस्टेरोन, एंटीबायोटिक्स और एचसीजी इंजेक्शन से। एक और बात मैं यहाँ ऐड करूँगी कि एक हमारे मेडिकल लैंग्वेज है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कई बार 6-7 वीक्स के आसपास जो अच्छे से प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो रही है तो कुछ स्पॉटिंग और थोड़ा दाग होना इज़ नॉर्मल, लेकिन ऑफकोर्स अगर एज ए पेशेंट, एज ए लेडी, अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग है, भले ही आपने कल चेकअप कराया है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और कंसल्ट करना है इसके पहले कि वो बढ़ जाए। शुरू के 3 महीने में कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होता है, क्यों होता है? क्या करेंगे उसके लिए? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका मेजर कारण जैसे अभी हमने डिस्कस करा है कि घबराहट हो रही, उल्टी हो रही, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, और जब खाया पिया नहीं जा रहा है तो फाइबर नहीं है, वाटर इंटेक भी कम है, ओवरऑल फूड का इंटेक भी कम है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है। अगर हम इतना सारा प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी इज़ लाइक पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सपोर्ट से ही प्रेगनेंसी चलता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही एक साइड इफेक्ट होता है जो ओवरऑल गट मोटिलिटी, हमारी जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसको स्लो डाउन कर देता है, और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थ्रू आउट प्रेगनेंसी बनी रहती है। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी के पहले से जैसे कब्जियत जो हम हिंदी में बोलते हैं वो रहता है तो उनको ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिन लोगों को पहले से नॉर्मल रहता है तो वो मैनेज कर पाते हैं, और पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रहता है और लास्ट 3 मंथ्स में भी सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय डाइट और ये हम उतना अप्रोप्रिएट ले नहीं पाते हैं। और साथ में अगर ये हो रहा है तो हम लोग सिरप्स आते हैं जो देते हैं, और फाइबर जो भी पॉसिबल तरीके से फाइबर और वाटर का इंटेक बढ़ाना है वो हम उनको गाइड करते हैं। खाने का तो आपने बता दिया क्या खाना है, कैसे खाना है। नॉर्मल एक सिंपल रूल है, जैसे बोला स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जो अच्छा हो वो खाना है। बट इसमें मैं कुछ 2-3 बातें ऐड करूँगी कि क्या होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हम लाइक कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना है, और सभी लोग घर में स्प्राउट्स बना रहे हैं जो हमने आज तक नहीं करा, बट अभी प्रेगनेंसी हो गई है और खूब सारे स्प्राउट्स बना रहे हैं, और अच्छा रोटी है या पराठा है, बट मैं आपको कह दूँ पहले 3 महीने में वो कुछ भी नहीं खा पाएगी, क्योंकि है ना उसको घबराहट हो रही है, और इसीलिए सिंपल चीज़ छोटे छोटे से, जैसे दाल चावल है, दही है, लस्सी है, छाछ है, सिंपल इजीली डाइजेस्टिबल। और सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि मैडम मैं कुछ बाहर का खा सकती हूँ कि नहीं, और ड्राई फ्रूट्स खाने का बहुत पूछते हैं मेरे को, ड्राई फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 4th मंथ से एडवाइस करते हैं, लेकिन चीज़ें पचती ही नहीं हैं, और बाहर का खाने का स्ट्रिक्ट नो है।
और बाहर का पानी स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि हमको पता नहीं है वो कैसा है, क्योंकि किसी भी तरह से अगर लूज़ मोशंस, अगर बहुत हैवी लूज़ मोशंस हो जाते हैं, उससे जॉन्डिस और टाइफाइड का भी खतरा होता है। तो अगर वो हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक हमको हार्म कर सकता है। फिर प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ भी नहीं दे सकते हैं अगर एक लंबा पेट का इन्फेक्शन हो जाए। तो घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए, पोहा है, उपमा है, दाल चावल है, खिचड़ी है, लस्सी है, दही है। लेकिन ये कच्चे सलाद, बिना उबाला हुआ दूध और बहुत ज़्यादा नॉन वेज, बहुत ज़्यादा तली हुई समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कुछ भी आपको पचेगा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगा और ये पौष्टिक भी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, डॉक्टर थी, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, उसको एक एक्सरे एक्सपोजर था, उसको पता नहीं था प्रेगनेंसी है। उसको चोट लग गई थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने एक एक्सरे करवाया जी। हमने उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया, निकाल दिया। क्यों निकाला और वैसे भी केस में क्या कर सकते हैं? एक्सरे से क्या नुकसान होता है प्रेगनेंसी में? एक्सरे इज़ काइंड ऑफ अ रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन एक्सपोजर प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, इसलिए अगर प्रेगनेंसी में कोई कारण से अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो हमको वो लेड एप्रन्स आते हैं जो हम जिससे पेट के पूरे भाग को कवर करते हैं अगर हमको लेना भी पड़े तो। और प्रेफरेबली अगर और कुछ पॉसिबल है तो MRIs पे हम जाते हैं, सोनोग्राफीज पे जाते हैं, CT स्कैन और एक्सरे हम स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि एजुकेटेड पेशेंट है, डॉक्टर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, तो वो थ्रू आउट उनको माइंड में वो वहम भी रहता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स अगर मिस हो रहे हैं तो आप चेक करिए कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। और एक और पॉइंट, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स है उनको भी पेशेंट की जो LMP डेट है वो पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि वो एक्सरे करा सकते हैं कि नहीं, वो कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है कि नहीं जो वो ले सकते हैं कि नहीं। एक्सरे को टेरेटोजेनिक बोलते हैं मेडिकल भाषा में। टेरेटोजेनिक का मतलब है कि वो उस चीज़ के एक्सपोजर से बच्चे में कोड़ खापड़ आ सकती है, उसके लंग्स, ब्रेन, किडनी, कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी एक्सरे एक्सपोजर और डॉक्यूमेंटेड एक्सरे एक्सपोजर हो तो हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पेशली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का एडवाइस करते हैं। अगर 3 मंथ्स के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग वेट करते हैं 24 वीक्स का स्कैन के ऊपर और पेशेंट को समझाते हैं कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे में कोई कोड़ खापड़ आ सके। यूजुअली एक्सरे एक्सपोजर को हम लोग एडवाइस नहीं करते। अच्छा, पहले 3 महीने में कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो पेशेंट को करवाने चाहिए? सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो करवाने चाहिए। एक आपने थायराइड का बोला था। हाँ जी, हाँ जी। और तो थैलेसीमिया। ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया और थायराइड, क्योंकि वो बाकी टेस्ट तो हम लोग कभी भी करवा सकते हैं। थायराइड का, जैसे सपना ने बोला कि अगर माँ में थायराइड की कमी है तो बच्चे में भी थायराइड की कमी होगी। और पहले 3 महीने के अंदर बच्चे का जो ब्रेन है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो पहले जैसे ही फर्स्ट कांटेक्ट हो पेशेंट का हमसे, तुरंत आप थायराइड का टेस्ट करवा लें। और थैलेसीमिया का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को अगर थैलेसीमिया माइनर या मेजर आता है तो वो प्रेगनेंसी हमको निकालनी पड़े, और अगर माइनर आता है तो उसका पार्टनर का टेस्ट कराना पड़े। पार्टनर का अगर पॉजिटिव माइनर आता है तो देयर इज़ ए चांस के बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के 25% चांस रहते हैं। तो वो हमको CVS करके एक 12 वीक्स पे टेस्ट आता है। लेकिन थैलेसीमिया का टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। थैलेसीमिया के साथ इसमें हम सिकल सेल एनीमिया को भी रूल आउट कर पाते हैं। हाँ, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ सिकल सेल के पेशेंट्स होते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इन्हीं सब टेस्ट के साथ अपने नॉर्मल जो रूटीन प्रेगनेंसी में टेस्ट हैं, CBC, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, HIV, HbA1c, वो सब करवा लेते हैं। रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट तो हम 8 वीक्स 10 वीक्स में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा TSH थायराइड टेस्ट होता है, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ पुराने ओल्ड लेडीज़ बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का एक्सपोजर ख़राब होता है, ऐसा कुछ पहले होता है? ज़माने में सोनोग्राफी नहीं था, बट सोनोग्राफी में अगर कई बार आपने हमको देखा भी होगा ना, तो हम सोनोग्राफी वी डू ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब हम लोग मिनट भी नहीं जाते, हम लोग 10 सेकंड 5 सेकंड। और कई बार पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि हमको बताइए, तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर फर्दर होता है। नहीं तो हमारे लिए तो 5-10 सेकंड्स में हमको जो बेसिक देखना और हम प्रोब को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सोनोग्राफी इज़ कम्प्लीटली सेफ़। और ये जो छोटे छोटे हम जो चेकअप्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग हाथ डाल के चेक करते थे, उसमें हमको नहीं पता है कि बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं। और 4-5वें महीने के बाद ही हम बच्चे की कान से सुनते थे, जो पुराने ज़माने में करा जाता था। शुरू के 3 महीने में तो हमको यही पता नहीं होता था कि बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं, बट आज सोनोग्राफी के ज़माने में ये पॉसिबल हो पाया है।
तो हम लोगों को अच्छे से पता भी पड़ता है, बच्चे की हार्ट बीट सुन भी पाते हैं, पेशेंट को भी सुना पाते हैं। और सोनोग्राफी कम्प्लीटली सेफ है। केवल जो हमारी जो 24 वीक्स 20 to 24 वीक्स जो हमारी अनोमली स्कैन या 3D 4D स्कैन के नाम से जानी जाती है, वो सोनोग्राफी हमारी लंबी होती है क्योंकि वो बहुत डिटेल में होती है। बाकी नॉर्मली हम जो सोनोग्राफी कर रहे हैं वो फ्यू सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं और टोटली हार्मलेस है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि 3 महीने हमारे अच्छे से निकल गए, पूरा हो गया, तो फिर हम लोग एक बड़ी सोनोग्राफी करवाते हैं, उसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं। वो एंटी स्कैन में हमको क्या फ़ायदा होता है, उससे हमको क्या जानकारी मिलती है, और अगर प्रेगनेंसी में ऐसा बोलते हैं कि अगर एक ही सोनोग्राफी करवाना है तो हम लोग एंटी स्कैन करवाएंगे, ऐसा क्यों? जी, अभी सोनोग्राफी के लिए हमने कहा कि कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम ये सोनोग्राफी आप बार बार क्यों कर रहे हैं, लेकिन 12 वीक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। 12 to 13 वीक्स पे, जैसे इन्होंने कहा, इसको एंटी स्कैन बोलते हैं और इसको न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोला जाता है। और यहाँ पे हमारे अगेन सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं जो हम इसमें चेक करते हैं, और ये टाइमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको नॉर्मली जो 11 वीक्स से 13 वीक्स के बीच में कराया जाता है, और वो टाइमिंग के हिसाब से बच्चे की नेज़ल बोन है कि नहीं, बच्चे की स्पाइन है, और ख़ास तौर से गर्दन के आसपास की जो एंटी स्कैन के नाम से हम बोल रहे हैं न्यूकल थिकनेस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब मार्कर्स है अनोमलीज़ के, कि बच्चे में कोई खराबी है कि नहीं, उसके ये मार्कर्स होते हैं। और आज के ज़माने में जो सोनोग्राफी हो रही है वो इतनी बेस्ट हो गई है कि हम लोग 90 to 95% चीज़ें कवर कर लेते हैं, कि केवल कुछ ही अंग होते हैं बच्चे के जो बाद में डेवलप होते हैं, जैसे किडनी है, ब्लैडर है, हार्ट है, जो हम लेटर 24 वीक्स पे करते हैं। इसलिए ये एंटी स्कैन कंपलसरी है। ये टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एक दूसरा टेस्ट जिसको हम डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, डुअल टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। नो, इट इज़ अ ब्लड टेस्ट। सबसे पहले हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि बच्चे का सोनोग्राफिकली स्ट्रक्चर सब ठीक है कि नहीं, लेकिन बच्चे में ओवरऑल डाउन सिंड्रोम का रिस्क है कि नहीं। डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे तो टोटली नॉर्मल है, लेकिन उनका डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके ग्रोथ लैंडमार्क्स और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले होते हैं। 1-1.5-2 साल का जब बच्चा होता है तब पता चलता है कि बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है और बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं, और उनका ओवरऑल लाइफ में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है। इसलिए एज ए डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हम लोगों का ये एम होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा बाहर नहीं आए। तो उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपना ने बोला, डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है, उससे हमको डायग्नोसिस होता है, और लगभग एवरी पेशेंट, हर एक लेडी को ये टेस्ट करवाना जी। हमारी प्रैक्टिस में हम अपने सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एंटी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट ये कंपलसरी करवाना ही चाहिए। एंड दीज आर एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना। अच्छा, एंटी स्कैन में 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे वो यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस होता है, लोगों को शायद पता नहीं चले, लेकिन हम लोग जो एडवांस जगह पे एंटी स्कैन के लिए भेजते हैं, जो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यूट्राइन आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई मिलती है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हमको बताते हैं, और वो सॉफ्टवेयर में हमको आगे 7वें-8वें महीने पे ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है कि नहीं, बच्चे का आजू बाजू खून कम मिलने वाला है, फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने वाला है कि नहीं, वो पता चलता है। उससे हमारे ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में, पेशेंट के प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपने बोला, यूट्राइन आर्टरी क्या होती है? वो आर्टरी है जो बच्चेदानी को सप्लाई कर रही है। इसलिए अगर बच्चेदानी का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो प्रेगनेंसी एंड तक खींचेगी, और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस जैसे बच्चे का ग्रोथ कम होना, बच्चे का पानी कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब इसका एक मेजर कारण है। इसलिए हम एंटी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट से इस लेवल पे काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को पेशेंट बोलते हैं कि सर आप एंटी स्कैन क्यों नहीं करते, मैडम क्यों नहीं करते, इसका जवाब दो। ऐसा एज ए एक्सपीरियंस, इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमको भी एंटी स्कैन करना आता है, बट इसके लिए क्या एक सर्टिफाइड कोर्स की ज़रूरत है, एक सर्टिफाइड डिग्री की ज़रूरत है। वो अभी हमने अटेंड नहीं करी। मे बी आने वाले सालों में अगर हम वो डिग्री ले लेंगे तो हम भी उसको अपनी रिपोर्ट्स दे पाएंगे। उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग भेजते हैं, वो उनका काम उनको करने देना चाहिए, हम लोग अपना काम करेंगे ओवरऑल। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पहले 3 महीने के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स और अगले 3 महीने के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते।